दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जिस देश में है उस देश के प्रथम नागरिक के इलेक्शन 18 जुलाई को कराए जाते हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी और अपोजिशन पार्टी की तरफ से यशवंत सिन्हा इलेक्शंस के लिए खड़े होते हैं। 3 दिन बाद 21 जुलाई को सुबह 11 बजे से वोट्स की काउंटिंग शुरू हो जाती है। रात के लगभग 9:45 पर इलेक्शन का रिजल्ट आता है, जिसमें 64 साल की द्रौपदी मुर्मू जी 64% वोटों से देश की 15वीं राष्ट्रपति बन जाती हैं। India has elected its 15th president. 64-year-old Draupadi Murmu, a tribal leader from the eastern state of Odisha. The presidential election in India has concluded with India elected its 15th president. Draupadi Murmu, a name lesser known in Indian politics. Draupadi Murmu becomes the first tribal and a woman to be the youngest president of India. She defeated the opposition candidate Yashwant Sinha. She has received wide support from leaders of several political parties to celebrate the victory of their native politicians. Big win. इस बार के प्रेसिडेंट इलेक्शंस को कुछ बातें खास बनाती हैं, जैसे द्रौपदी मुर्मू जी देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं आफ्टर प्रतिभा पाटिल जी। इसी के साथ ये पहली प्रेसिडेंट होंगी जो ट्राइबल कम्युनिटी से आती है। इनके बारे में बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, जिसमें से हम कुछ बातों को देखते हैं। इनका जन्म 28 जून 1958 को मयूरभंज उड़ीसा में होता है और ये संथाली ट्राइब से बिलोंग करती हैं। संथाली ट्राइब वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा वाले रीजन में होती है। इन्होंने आर्ट से ग्रेजुएशन की है फ्रॉम रामादेवी वुमेन्स कॉलेज भुवनेश्वर। पॉलिटिकल करियर शुरू करने से पहले ये एक स्कूल टीचर थी। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनती हैं, फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट बनती हैं इन उड़ीसा। 1997 में जाकर द्रौपदी मुर्मू जी बीजेपी को ज्वाइन करती हैं। इसके बाद 2000 में वो कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन में मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज बनती हैं। वो 2004 तक एमएलए बनी रही फ्रॉम रायरंगपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन उड़ीसा। फिर 2015 से 2021 तक वो झारखंड की गवर्नर रहीं। अगर हम अपोजिशन पार्टी के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की बात करें तो ये एक 1960 बैच के फॉर्मर आईएएस ऑफिसर थे। इसके 24 साल बाद 1984 में वो रिजाइन देते हैं और फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। 1998 में वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बनते हैं। 2002 से 2004 तक मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बनते हैं अंडर बीजेपी। यस, वो 2018 तक पहले बीजेपी में ही थे। 2018 में वो रिजाइन देते हैं। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ऑफ वेस्ट बंगाल को वो ज्वाइन करते हैं, जहां वो टीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं। नाउ हमारे देश में प्रेसिडेंट इलेक्शन जनरल लोकसभा इलेक्शन से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसको समझते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन फुलफिल करनी पड़ती है। यहाँ कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात नहीं हो रही है, बट जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो है, पहला, कैंडिडेट को देश का सिटीजन होना चाहिए, जबकि अमेरिका में प्रेसिडेंट बनने के लिए अमेरिका में पैदा होना जरूरी है। कैंडिडेट की उम्र 35 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। वो मेंबर ऑफ लोकसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। इसमें बस ये समझ लीजिए कि वो किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर होना चाहिए इन इंडिया। कैंडिडेट कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहा हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब है कि कैंडिडेट किसी ऐसी पोजीशन पे नहीं होना चाहिए जिससे उसे फाइनेंशियल गेन, एडवांटेज या प्रॉफिट हो रहा हो फ्रॉम द गवर्नमेंट। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके, उन पर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ना हो, कोई भी पर्सनल गेन ना कर सके, अपनी ड्यूटीज को वो फेयरली निभा सके। कैंडिडेट्स के नाम को एटलीस्ट 50 लोग प्रपोज कर रहे हों और उस प्रपोज किए हुए नाम को 50 लोग सपोर्ट कर रहे हों एज अ सेकेंडर। सभी कैंडिडेट्स को आरबीआई में 15,000 रुपए तक की सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी होती है। अगर इन केस कैंडिडेट को टोटल वोट्स का 1/6 भी नहीं मिलता है तो वो सिक्योरिटी जब्त हो जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सीरियस कैंडिडेट ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। हमने प्रेसिडेंट बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसको समझा। हमारे देश में प्रेसिडेंट इलेक्शन जनरल लोकसभा इलेक्शन से डिफरेंट होते हैं। अब प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसे डिफरेंट होते हैं इसको समझने के लिए इंडिया में जो इलेक्शन सिस्टम्स फॉलो किए जाते हैं उसको समझना ज़रूरी है। हमारे देश में 2 तरह के इलेक्शन सिस्टम फॉलो किए जाते हैं। पहला है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इसके एग्जाम्पल हैं लोकसभा इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन यानी विधानसभा इलेक्शन। दूसरे तरह का होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन। इसके एग्जाम्पल हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन यानी विधान परिषद। अब इन दोनों तरह के इलेक्शन सिस्टम को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि उसकी पॉपुलेशन को। इन टेरिटरीज को हम यूजुअली कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं।
हर एक स्टेट की डिफरेंट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, मध्य प्रदेश में 29, महाराष्ट्र में 48 और सिक्किम में बस 1। इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कौन बनाता है? डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाई जाती है इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाने के लिए। अब इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाते समय एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो। अब यूनिफॉर्मिटी बनी रहे इसके लिए कुछ प्रोविजंस को फॉलो किया जाता है। अलग अलग स्टेट्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी बनी रहे इसके लिए क्या प्रोविजन फॉलो किया जाता है? इसके लिए एक स्टैंडर्ड रेशियो को फॉलो किया जाता है। किसी भी स्टेट को दी जाने वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स अपॉन उस स्टेट की पॉपुलेशन, ये रेशियो हर एक स्टेट्स के लिए ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। इस रेशियो में जो पॉपुलेशन डेटा लिया जाता है वो 1971 सेंसस का डेटा होता है। इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। उत्तर प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स हैं 80, जब उसे 1971 में जो उसकी पॉपुलेशन थी उससे डिवाइड करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। सिमिलरली मध्य प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स हैं 29 और 1971 में उसकी पॉपुलेशन थी ये, जब इसका रेशियो निकाला जाता है तो ऑलमोस्ट सेम आता है। सिमिलरली महाराष्ट्र की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है 48, उस समय की उसकी पॉपुलेशन थी ये, अगर इन दोनों का रेशियो निकालें तो ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट आता है। इस तरीके से अलग अलग स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। अब एक सवाल आ रहा होगा कि पॉपुलेशन के लिए इतना पुराना डेटा क्यों लिया जाता है? दरअसल उस समय की गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहती थी और वो स्टेट्स को डिस्करेज करना चाहती थी पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। इसीलिए इमरजेंसी के दौरान 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1976 में। ये डिसाइड होता है कि 1971 सेंसस का पॉपुलेशन का डेटा 2000 तक फॉलो किया जाएगा। 2001 में फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट में इसे 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। नाउ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन की एक खास बात ये होती है कि ये डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है आम आदमी नेताओं को डायरेक्टली वोट देंगे जैसे लोकसभा इलेक्शन में होता है। इस टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में एक सिस्टम को फॉलो किया जाता है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, FPTP। FPTP का मतलब ये है कि इलेक्शन में कैंडिडेट अगर एक वोट से भी आगे हो जाता है तो वो इलेक्शन जीत जाता है। इसमें कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है कि इतने मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट लाने ही लाने पड़ेंगे। नाउ अपने दूसरे टाइप के इलेक्शन सिस्टम को समझते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें हमारे चुने हुए नेता MP, MLA वोट करते हैं। एग्जाम्पल प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा इलेक्शन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि इसमें हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा इन प्रोपोर्शन टू देयर नंबर। इसका फायदा ये है कि इसमें स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को भी रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। अब टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये एक बहुत बड़ा फर्क है। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में स्मॉल ग्रुप ऑफ सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाती है, जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन होती है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। 2019 लोकसभा इलेक्शन में लोकसभा की 543 सीट्स के लिए इलेक्शन होते हैं। इस इलेक्शन में बीजेपी को सिर्फ 37.36% ऑफ टोटल वोट्स मिलते हैं, बट फिर भी 543 सीट्स में वो 303 सीट्स जीत जाती है। इसके पीछे FPTP वाला रीज़न है। अगर कैंडिडेट कुछ वोटों से भी आगे है तो वो इलेक्शन जीत जाता है। नाउ बीजेपी को 37.36% ऑफ टोटल वोट्स मिलते हैं। जो रिमेनिंग 62.64% ऑफ टोटल वोट्स थे उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने तो बीजेपी को वोट नहीं दिया था। इससे लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। बट अगर लोकसभा इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से कराए जाते तो बीजेपी को सिर्फ 37.36% ऑफ सीट्स ही मिलती टोटल सीट में से। नाउ एक सवाल आ रहा होगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अगर इतना ही अच्छा है तो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन क्यों फॉलो किया जाता है इन दी लोकसभा इलेक्शन? इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। जैसे पहले देश में इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा था, लोगों के लिए सिंपल डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम लाना सही समझा गया। इसमें कॉमन सिटीजन के पास ज़्यादा पावर है कि वो लीडर्स को डायरेक्टली चुन सकते हैं। इससे लीडर्स हमेशा ड्यूटी बाउंड रहेंगे। इससे इक्वलिटी का प्रिंसिपल भी फॉलो होता है, 1 पर्सन 1 वोट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वोटर कौन सी कास्ट से है, रिलीजन से है, रेस, जेंडर। हमने अभी तक प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशन को समझा, हमने इंडियन इलेक्शन सिस्टम के टाइप्स को समझा।
जिसमें हमने टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का ही एक टाइप होता है जिसे हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। यही सिस्टम हमारे प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए फॉलो किया जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है, इसको जानते हैं। इसमें इलेक्शन के दौरान हर एक वोटर को एक बैलेट पेपर दिया जाता है। बैलेट पेपर कुछ इस तरह दिखाई देता है। अब जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े होते हैं उनके नाम बैलेट पेपर पे लिखे होते हैं। नाउ वोटर्स अपने बैलेट पेपर में रैंकिंग करते हैं कि उन्हें सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन सा लगा, दूसरे नंबर का सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन सा लगा, तीसरे नंबर का कैंडिडेट कौन सा अच्छा लगा, और ये रैंकिंग चलती जाएगी जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे। इस तरह वोटर्स प्रेफरेंसेस देंगे, इसीलिए इस सिस्टम को प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। अब वोटर्स अपने बैलेट पेपर को सबमिट बॉक्स में डाल देंगे। अब जब इलेक्शन कंप्लीट होते हैं तो उन्हें काउंट करने का एक प्रोसीजर होता है। फर्स्ट काउंटिंग में सबसे पहले किस कैंडिडेट को कितने फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है उसे काउंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3 कैंडिडेट्स प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़े होते हैं। लेट्स सपोज द्रौपदी मुर्मू जी, यशवंत सिन्हा, थर्ड कैंडिडेट को मान लेते हैं राहुल गांधी। ये तीनों इलेक्शन में खड़े होते हैं। इनको वोट डालने के लिए सपोज करते हैं कि 100 लोग हैं। ये 100 लोग अपने वोट डालते हैं। वोट डालने के बाद फर्स्ट काउंटिंग होती है जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी को मिलते हैं 45 फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट और यशवंत सिन्हा को मिलते हैं 35 फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट एंड राहुल गांधी को मिलते हैं 20 फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट। एक चीज़ जानना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, प्रेसिडेंट इलेक्शन को जीतने के लिए एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वोट सिक्योर करने पड़ते हैं जिसे हम इलेक्टोरल कोटा कहते हैं। यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि इलेक्टोरल कोटा है 51 वोट्स, जिसके भी 51 वोट्स या अबव आ जाते हैं वो इलेक्शन जीत जाएगा। फर्स्ट काउंटिंग में किसी भी कैंडिडेट के 50+ वोट नहीं हैं, इसलिए सेकंड काउंटिंग कराई जाएगी। सेकंड काउंटिंग के समय जिस कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिले थे इन फर्स्ट राउंड, जैसे यहाँ पर है राहुल गांधी को 20 वोट मिलते हैं एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस। लेट्स सपोज राहुल गांधी को जो 20 वोट मिले थे एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस, उसमें से 10 वोट द्रौपदी मुर्मू जी को मिले हैं एज अ सेकंड प्रेफरेंस एंड 10 वोट्स मिले हैं यशवंत सिन्हा को एज अ सेकंड प्रेफरेंस। इसीलिए सेकंड प्रेफरेंस वाले वोट दोनों बचे हुए कैंडिडेट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे इन दी सेकंड काउंटिंग। तो इससे होगा क्या कि द्रौपदी मुर्मू जी को जो फर्स्ट काउंटिंग में 45 फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट मिले थे उसमें 10 सेकंड प्रेफरेंस वाले वोट ऐड हो जाएंगे सेकंड काउंटिंग में और उनके टोटल वोट्स हो जाएंगे 55 वोट्स। उसी तरह यशवंत सिन्हा को जो 35 फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट मिले थे इन द फर्स्ट काउंटिंग, उसमें 10 सेकंड प्रेफरेंस वाले वोट ऐड हो जाएंगे इन द सेकंड काउंटिंग, जिससे उनकी टोटल वोट्स हो जाएंगे 45। बट हमारा इलेक्टोरल कोटा 51 वोट्स का था। एज अ रिजल्ट द्रौपदी मुर्मू जी इलेक्शन जीत जाएंगी। अब इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखते हैं। 18 जुलाई को प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए वोटिंग स्टार्ट होती है। इसमें वोट डालते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। टोटल में 776 MP एंड 4033 MLAs वोट डालते हैं। इन सभी को कलेक्टिवली इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। जनरल लोकसभा इलेक्शन में 1 पर्सन 1 वोट होता है, बट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन MP MLA के वोट 1 वोट के बराबर नहीं होते, बल्कि इन MP MLAs की वोट की वैल्यू निकाली जाती है। वोट्स की वैल्यू को निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉलो किया जाता है। जैसे MLA की वोट की वैल्यू निकालनी हो तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इसको फर्दर 1000 से डिवाइड कर दिया जाता है। इससे एक MLA की वोट की वैल्यू आ जाती है। अब MP के वोट की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ द MLA ऑफ ऑल द स्टेट्स। अलग अलग स्टेट में जितने भी MLAs होते हैं उनके वोट वैल्यू का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अब इन फॉर्मूला से वैल्यू निकालने का क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि इससे यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है अमंग डिफरेंट स्टेट्स एंड स्टेट और सेंटर के बीच में। नाउ 2022 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में MP के टोटल वोट्स की वैल्यू होती है ये, MLAs के टोटल वोट की वैल्यू होती है ये, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है। अब टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स इन दोनों का सम। अब इस टोटल वोट वैल्यू में से जो इलेक्टोरल कोटा रखा गया था
वो था 50% वोट्स प्लस 1 वोट, जो कि बराबर था इसके। द्रौपदी मुर्मू जी को वोट की वैल्यू मिली 6,76,803, ऑलमोस्ट 64% ऑफ द टोटल वोट्स, जबकि यशवंत सिन्हा जी को सिर्फ मिले 3,80,177 वोट वैल्यू, ऑलमोस्ट 36% ऑफ टोटल वोट्स। इससे इलेक्टोरल कोटा पार हो जाता है और द्रौपदी मुर्मू जी इलेक्शन जीत जाती है। इस तरह हमने प्रेसिडेंट इलेक्शन को पूरी तरह से समझा। नाउ एक क्वेश्चन आ सकता है कि मुर्मू जी को एनडीए अलाइज ने नॉमिनेट कौन से बेसिस पे किया। फर्स्ट रीजन, ग्रास रूट पॉलिटिशियन। नो डाउट मुर्मू जी देश के लिए इंस्पिरेशन है। एक छोटी सी जगह से उठकर गवर्नर ऑफ झारखंड तक बनना, बाद में प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नाउ उनके सेलेक्ट होने से डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सपोर्ट मिलेगा, उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी। जैसे ये पहली ट्राइबल पर्सन है जो प्रेसिडेंट बनेगी, इससे शेड्यूल्ड ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन बढ़ सकेगा। ये दूसरी महिला प्रेसिडेंट है आफ्टर प्रतिभा पाटिल जी, इससे वुमेन्स पार्टिसिपेशन बढ़ सकेगा इन द पार्लियामेंट। अब मीडिया द्वारा कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी बताए गए हैं। इस साल के एंड में गुजरात असेंबली इलेक्शन होने हैं, जहां पर 15% टोटल पॉपुलेशन ट्राइबल है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 2023 में इलेक्शन होने हैं। अब इन चारों स्टेट में लगभग 128 सीट्स रिजर्व्ड हैं फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब। लास्ट असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को सिर्फ 35 सीट्स मिली थी और इन सभी के बाद 2024 में लोकसभा इलेक्शन भी हैं। इन सभी बातों में जो सबसे ज़रूरी बात है, चैनल नया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आप जिस किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।